लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों का टॉपिक था इंट्रोडक्शन ऑफ फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, और वहाँ से हम लोग इस बात को अच्छे से समझ चुके हैं कि डिफ्रैक्शन के लिए हमें 3 चीज़ों की नीड होती है। सबसे पहला आपके पास एक लाइट सोर्स होना चाहिए, दूसरा आपके पास में स्लिट होनी चाहिए, वो आपके पास कोई अवरोध भी हो सकता है और कोई द्वारक भी हो सकता है, मीन्स कोई अपर्चर भी हो सकता है, कोई ओपेक भी हो सकता है, और उसके साथ साथ में थर्ड आपके पास में कोई पर्दा या स्क्रीन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में जो विवर्तन है, इस विवर्तन की खोज किसने की थी? विवर्तन की खोज की थी ग्रेमेल्डी ने। देखिए, विवर्तन की खोज की थी ग्रेमेल्डी ने, लेकिन इसकी जो व्याख्या है वो व्याख्या किसके आधार पे की जाती है? व्याख्या की जाती है हाइगन के तरंग सिद्धांत के आधार पे, वेव प्रिंसिपल ऑफ हाइगन। तो यहाँ पर हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो, अब हम लोगों को स्टडी करना है फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन को डिटेल में। क्या टॉपिक है अपने पास में? फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट, मीन्स एकल रेखा चित्र पर फ्राउनहोफर विवर्तन। सेम वही कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले लिया हमने एक लाइट सोर्स S, और इस लाइट सोर्स से निकलने वाली ये रेज हैं, है ना। अब हमने क्या किया? इनको कलेक्ट करने के लिए यहाँ मैंने एक लेंस का यूज़ किया, ठीक है। और लेंस से निकलने के बाद में ये सारी किरणें कैसी हो गई? ये पैरेलल रेज हो गई, ये समांतर किरणें हो गई, ठीक है। तो पहले मेरे पास में कैसा तरंगाग्र था? गोलीय तरंगाग्र था। अब जैसे ही मैंने लेंस यूज़ किया, अब मेरे पास में तरंगाग्र कैसा है? समतल तरंगाग्र है, ठीक है। अब ये तरंगाग्र कहाँ इंसिडेंट हुआ? यहाँ मैंने एक फाइनाइट डिस्टेंस, यहाँ इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ये एक स्लिट रखी हुई है ना। सोर्स से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक स्लिट रखी हुई है, इस पर इंसिडेंट। हाँ, देखिए, यहाँ जैसे ही अपने पास में ये जो तरंगाग्र है, ये समतल तरंगाग्र इस स्लिट पर आपतित होगा, मतलब ये वेव फ्रंट जैसे ही इस स्लिट पर इंसिडेंट होगा, तो यहाँ पर हाइगन के तरंग सिद्धांत के अनुसार इस तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक द्वितीयक तरंगिका स्रोत की तरह से व्यवहार करेगा। मीन्स यहाँ आपके पास ये जो वेव फ्रंट है, इसका हर पॉइंट जो है वो एक सेकेंडरी वेवलेट इमिट करेगा, है ना। मतलब यहाँ से हमें बहुत सारी तरंगिकाएँ मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे सपोज किया, ये ए पॉइंट है मेरे पास में और ये पॉइंट है बी। एक पॉइंट और ले लेती हूँ मैं ओ। ए पॉइंट से निकलने वाली जो द्वितीयक तरंगिका है, जो सेकेंडरी वेवलेट है, वो इस तरीके से गई, ठीक है। और बी पॉइंट से निकलने वाली तरंगिका यहाँ गई, और ओ पॉइंट से निकलने वाली तरंगिका इस तरीके से आगे गई, ठीक है। अब मैंने क्या किया? इन सबको कलेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ एक लेंस का यूज़ किया। जैसे ही ये लेंस पर आपतित होंगी, तो यहाँ से ये मैंने कलेक्ट किया इनको, और ये जाकर के कहाँ मिली? ये जाकर के मिल गई सेंटर पॉइंट पर, है ना। ये सेंटर पॉइंट किसके रेस्पेक्ट में है? लाइट सोर्स S के रेस्पेक्ट में है ना। तो यहाँ पर जो पर्दे पर P0 पॉइंट है, इस पर मुझे कैसा मिलेगा? ब्राइट मिलेगा। अब ब्राइट क्यों मिलेगा यहाँ पर? क्योंकि देखो, यहाँ से A पॉइंट और B पॉइंट से निकलने वाली जो तरंगे हैं, इन्होंने कैसा ट्रैवल किया? सेम ट्रैवल किया। ये दोनों कैसी हैं? सेम फेज में है। अगर यहाँ पर मैं एक A1 पॉइंट लेती और यहाँ एक B1 पॉइंट लेती, तो हाइगन का प्रिंसिपल क्या कहता है? इन दोनों से भी द्वितीयक तरंगिका निकलती और इन दोनों से भी द्वितीयक तरंगिका ट्रैवल करती, आगे जाती इस तरीके से, और यहाँ जाके इस पॉइंट पर मिलती। तो ये दोनों भी सेम ट्रैवल करती, दोनों सेम फेज में होती। और जब भी दो तरंगे समान कला में होती हैं, सेम फेज में होती हैं, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं, मीन्स संपोषी व्यतिकरण करती हैं, जिससे यहाँ पर इस बिंदु पर हमें प्रकाश की तीव्रता अधिकतम मिलेगी, मतलब ब्राइट मिलेगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, उससे हमें ब्राइट मिलेगा, ठीक है। तो इसी वजह से फ्राउनहोफर विवर्तन में हमेशा हमें केंद्र कैसा मिलता है? दीप्त मिलता है। सेंटर हमेशा हमें ब्राइट मिलता है, जिसको हम बोलते हैं सेंटर मैक्सिमा, है ना, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, या हम कहें इसको बोलते हैं हम केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट, ठीक है। अब मैंने सपोज किया कि डिफ्रैक्शन जो हुआ, उस डिफ्रैक्शन से, इनको हटा देती हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। देखो, डिफ्रैक्शन हुआ और डिफ्रैक्शन से यहाँ से जो A पॉइंट से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिका है, वो गई यहाँ से
थीटा एंगल पर बैंड हो गई, है ना। ये भी यहाँ से थीटा एंगल पर बैंड हो गई और ये बी पॉइंट से निकलने वाली वेवलेट भी थीटा एंगल पर बैंड हो गई। ये आगे गई, ट्रैवल किया इन्होंने आगे, वापस हमने इनको कलेक्ट किया लेंस की हेल्प से। तो आगे जाने के बाद में ये जाकर के मिली इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट को मैंने नेम दे दिया कुछ पी डैश दे दिया, या सिंपल पी दे देते हैं, यहाँ पी नॉट दे दिया हमने तो यहाँ पी दे देते हैं, ठीक है। अब इस पी पॉइंट पर मुझे मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा, मतलब लाइट की इंटेंसिटी मुझे ज़्यादा मिलेगी या कम मिलेगी, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि ए और बी से चलने वाली जो किरणें हैं उन्होंने कितना ट्रैवल किया, है ना, वो किस फेज में है, उनके मिड में पाथ डिफरेंस कितना है, उनके मिड में पथांतर कितना है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इन दोनों के पथांतर को मेज़र करने के लिए ए पॉइंट से एक लंब डाला, है ना, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसको नेम दे दिया सी। अब इसके आगे जो इन्होंने ट्रैवल किया वो कैसा है, वो इन्होंने सेम ट्रैवल किया, है ना। देखिए यहाँ ए और बी से जो किरणें डेविएट हुई हैं, जो बैंड हुई हैं, इन दोनों ने कितना ट्रैवल किया, उस पथांतर को नापने के लिए इन दोनों के पथ में जो अंतर है उसको मेज़र करने के लिए हमने क्या किया, ए पॉइंट से सी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर डाला। उसके आगे तो इन दोनों ने सेम ट्रैवल किया है, ठीक है। तो ये जो अपने पास में मैंने परपेंडिकुलर डाला, ये एंगल तो कितना हो गया 90 डिग्री, है ना, परपेंडिकुलर डाला। और मेरे पास में पथांतर कितना आ गया, ये एक्स्ट्रा पथांतर आ गया, है ना। ये इस पॉइंट से शुरू हुई, हम मान लेते हैं ये भी इस पॉइंट से शुरू हुई, दोनों गई और दोनों ने सेम ट्रैवल किया, तो ये एक्स्ट्रा पथांतर आया BC। तो हम क्या कहेंगे, AP, यहाँ पर पॉइंट इसको दे देते हैं P बिंदु, है ना। तो AP तथा BP में पथांतर, मतलब जो पाथ डिफरेंस है वो कितना आ गया, ये आ गया डेल इक्वल्स टू यहाँ BC, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि BC की वैल्यू कितनी आएगी। तो सपोज़ किया मैंने कि ये जो मेरी स्लिट है ये कितनी है, ये A विड्थ की है, ठीक है। अब आप इस डायग्राम को ऐसे समझो, देखो ये इस तरीके से है, ये वाला एंगल है थीटा, है ना, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाला, ये एंगल हो गया 90 डिग्री, ठीक है। ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये थीटा हुआ, तो ये वाला 90 माइनस थीटा, तो ये लास्ट वाला एंगल ट्राइंगल में कितना हो गया, थीटा हो गया। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, थीटा, ठीक है। अब हम इस डायग्राम को हटा देते हैं। ये एंगल थीटा हो गया, इसका मतलब BC की वैल्यू कितना आ गई, AB साइन थीटा, है ना। तो BC को मैंने लिख दिया यहाँ पर AB साइन थीटा। अब आप देखो यहाँ पर AB कितना है वैल्यू, A है, तो मैंने इसको लिख दिया यहाँ पर A साइन थीटा। इसका मतलब जैसे ही लाइट डेविएट होगी और P पॉइंट पर पहुँचेगी तो P पर मुझे मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा, दीप्त या दीप्त मिलेगा। वो इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रहा है, एंगल थीटा पे डिपेंड कर रहा है। वो डिपेंड करेगा लाइट कितने एंगल से बैंड हुई, कितने एंगल से डेविएट हुई, है ना, कितने एंगल से लाइट मतलब लाइट का झुकाव कितने एंगल से है, ठीक है। तो इस मतलब इनडायरेक्टली लाइट की इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर किस पे डिपेंड करेगी, थीटा पे डिपेंड करेगी। अब हम फटाफट से इसका एक बार डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि एक्चुअल में देखो यहाँ पर अपने पास में जो इसका डिफ्रैक्शन पैटर्न आता है, वो डिफ्रैक्शन पैटर्न मैं अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में ले रही हूँ, जो थीटा का ही फंक्शन है। हम आगे डेरिवेशन में देखेंगे अल्फ़ा कितना है। सपोज़ किया ये मेरे पास में सेंटर पॉइंट है P0, तो ये मेरे पास में यहाँ तो बनता है सेंट्रल मैक्सिमा, ऐसा ही है ना, ये सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। उसके बाद में क्या होता है, जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाते जाते हैं तो ये इंटेंसिटी क्या होती है, ये इंटेंसिटी कम होती जाती है, इस तरीके से दोनों साइड कम होगी, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, देखो नॉर्मल सी बात है, आपने क्या किया, एक टॉर्च लिया, एक आपने गत्ता लिया, उस गत्ते में आपने एक लंबी सी स्लिट बना दी, और जब टॉर्च से लाइट स्लिट से गई तो आपने उसे एक दूसरे गत्ते पर लिया। बिल्कुल डार्क रूम में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपन,
तो दूसरे पर्दे पर जो हमने लिया वो स्लिट तो हो गई एक गत्ते की, दूसरे गत्ते पे जब हमने उसको पैटर्न को देखा तो आपके पास में क्या आएगा, एक्चुअल में वो जो स्लिट है, जितनी जितनी जगह स्लिट का शेडो एरिया है वहाँ तो आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, और उसके बाद वाले में क्या होगा, इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो डिफ्रैक्शन में भी यही हो रहा है कि सेंटर में आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है, लेकिन जैसे जैसे आपने डिस्टेंस को इंक्रीज़ किया तो यहाँ पर इंटेंसिटी जो है वो कम होती चली गई। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट तो कहलाता है सेंट्रल मैक्सिमा, क्योंकि यहाँ मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है, मतलब केंद्रीय उच्चिष्ट मिल रहा है। ये वाले पॉइंट्स जो होते हैं इनको बोलते हैं हम मिनीमा, क्योंकि यहाँ पर अपने को इंटेंसिटी बहुत कम मिलती है, इनको बोलते हैं हम मिनीमा। इंटेंसिटी हम हाँ ये कह सकते हैं इंटेंसिटी बहुत कम मिलती है, इनको हम बोलते हैं मिनीमा। और ये जो है जहाँ इंटेंसिटी कुछ कम होती जाएगी, ये जो पॉइंट्स हैं इनको बोलते हैं हम सेकेंडरी मैक्सिमा, मीन्स द्वितीयक उच्चिष्ट। द्वितीयक उच्चिष्ट है ना, ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा, ये सेकेंडरी मैक्सिमा, ये मिनीमा, केंद्रीय उच्चिष्ट, द्वितीयक उच्चिष्ट और निम्निष्ट। ठीक है, इस टाइप से ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो थीटा पर डिपेंड करता है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए यहाँ बिंदु P पर मुझे सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा, द्वितीयक उच्चिष्ट मिलेगा या निम्निष्ट मिलेगा। ठीक है, ये ज्ञात करने के लिए हमारे पास में एक मेथड है, पॉलीगॉन मेथड, बहुभुज विधि, जिसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और जैसा भी आपको फील हुआ हो, वीडियो में कोई कमी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगा है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे मोटिवेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।